नर्मदे हर। दोस्तों आज छठवां दिन है यात्रा का और रात्रि वर्षा में जो चिचली में हुआ था, एकादशी थी कल, तो यात्रा नियमों के अनुसार व्रत रखना पड़ता है। अब यहाँ से निकले हैं और ये जो एरिया था जहाँ रुके थे ये डूब क्षेत्र में है। हालांकि अभी तक पानी ऊपर नहीं आया है, लेकिन सरकार ने इन्हें पुनर्व्यवस्थित कर दिया है। करीब 2-3 किलोमीटर आगे जगह वगैरह दिए, वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, कुछ जहाँ भी जाना है उन्हें वो जा रहे हैं। तो कंपनसेशन और प्लॉट दिया है सरकार ने। हालांकि लोग बाग बता रहे थे कंपनसेशन काफ़ी कम मिला है उनके अनुसार, और इस डैम का बाकी डैम के अपेक्षा, जो बाकी डैम में डूब क्षेत्र वालों को दिया है उसके अपेक्षा यहाँ काफ़ी कम है। खैर जो भी है, तो इसके कारण हो क्या रहा है कि जिगजैग में जाना पड़ रहा है हमें। इधर आते हैं फिर रोड की साइड, फिर इधर, और अब बता रहे हैं कि मोस्टली रोड साइड से ही जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर से, नर्मदा जी से कम 60 किलोमीटर, तो बड़वानी तक। और तो आज के लिए जो है वो बोल रहे थे कि 20 से 25 किलोमीटर दूर गवाला है, वहाँ जाया जा सकता है। वहाँ के लिए जो रास्ता है वो यहाँ से भोइंदा, फिर अभाली, फिर गवाला आएगा। और भोइंदा अभाली के बीच में भी कुछ और आना चाहिए गांव, ये मोटी मोटी जगह। अब कितनी दूरी है किसकी ये एग्जैक्टली नहीं पता है अभी। और फिर 20 से 25 चल पाओगे, कितने चल पाओगे कुछ पता नहीं है। तो अब तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, प्लान तो पहले भी नहीं रखते थे। तो चलते रहो जितना चल सकते हैं, और जहाँ लगे कि शाम हो रही है आसपास जो भी गांव है मालूम कर लो पहले से और वहीं रुक जाओ। इसका इंतज़ार किए बिना कि यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। तो बेस्ट प्लान यही है और ऐसे ही चलेंगे। ये तो कच्चा रोड है और शायद आगे कुछ दूर के बाद में पक्के रोड पर भी चलना पड़ेगा। अभी तो सुबह है तो आसपास हरियाली वाला रोड मिलता है, अधिकतर देखा है मैंने। और जब दोपहर होती है, धूप होती है, तो आपको पेड़ों का नामो निशान नहीं दिखता। कई किलोमीटर तक एक भी पेड़ भी नज़र नहीं आता और आपको ऐसे ही चलना पड़ता है धूप ही धूप में। और ये रास्ते बदलने के कारण हुआ क्या है कि पहले मंदिर, धर्मशाला वगैरह कुछ थे बीच में, लोग निकलते थे तो वहाँ पे मंदिर भी बनाए गए थे, बना देते हैं लोग। और अभी जो नए रास्ते से जाना पड़ता है इधर कुछ होता ही नहीं है। एक गांव के कच्चे पक्के रास्ते होते थे इधर से उधर जाने के लिए, तो कोई मंदिर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं तो अगर मंदिर मिल जाए तो आप वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा विश्राम कर सकते हो, लेकिन अधिकतर कुछ नहीं मिलता ये रास्ते बदलने की वजह से। और दूरी भी बहुत बढ़ जाती है। बताते हैं कम से कम 700 से 800 किलोमीटर की दूरी जो है वो परिक्रमा की बड़ी है, केवल ये सरदार सरोवर डैम की वजह से। और भी इसमें जो टोटल अभी तक हैं जो 5 डैम हैं यहाँ पर, और सब मिला के बताते हैं करीब 1200 से 1300 किलोमीटर की दूरी जो पुरानी परिक्रमा होती थी उससे बढ़ गई है। पुरानी परिक्रमा जो होती थी वास्तव में लगभग सारी परिक्रमा नर्मदा जी के किनारे ही होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी की जो परिक्रमा है वो लगता है कि शायद 10 से 15% ही किनारे पर होती है। बाकी तो जब पूरी हो जाएगी तो मैं बता पाऊँगा सही कि कितने टाइम तक हम सही में किनारे पर चले हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये देखिए सूर्योदय होता हुआ, खूबसूरत सनराइज। हालांकि बिजली की तार है तो पूरा व्यू क्लियर नहीं आ पा रहा है, बट सूर्योदय तो हमेशा अच्छा होता है। सनराइज इज इन द ईस्ट। और दोपहर में चलने में प्रॉब्लम क्यों आती है ज़्यादा? एक तो धूप तेज होती है, दूसरा क्या है जो सूरज है वो आपके ठीक सामने पड़ रहा होता है चेहरे पर, क्योंकि वो पश्चिम की साइड हो जाता है।
तो अभी भी भोइंदा के रास्ते में ही हूँ मैं, शायद 1.5-2 किलोमीटर ही चलाऊँगा अभी, और भोइंदा पास में ही है, शायद 1-8 किलोमीटर और होगा, उसके पास से आगे निकलेंगे। और कोई जगह रास्ते में मिली तो थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक के जाएंगे। होता क्या है कि रात में सर्दी हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है, मतलब 14-15 तक तापमान जाता होगा शायद, और फिर ऐसी अच्छी ठंड होती है। सुबह आपको नहाना होता है, मोस्टली ठंडे पानी से नहाना होता है। अगर किनारे पे हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी होता है, अंदर उसमें मैया में नर्मदा जी के पानी से नहाते हैं तो, और नहीं तो फिर ठंडा मिलता है। अब तो रोज़ाना जो है ऑलमोस्ट मैं 3 बार नहाता हूँ, क्योंकि सुबह शाम तो नहाना ही होता है, पूजा पाठ करनी होती है, ध्यान करना होता है, तो सुबह नहा के निकलते हैं। आज भी जैसे मैंने 4:30 या 4:45 बजे तो नहा लिया था, और शाम को भी नहाना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, इतनी धूल सब हो जाती है तो पसीने पसीने हो जाते हैं, तो वैसे भी नहाना होता है। अब दोपहर में जहाँ विश्राम करते थे भोजन, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी क्या पूरे पसीने से भीग जाते थे, तो इसलिए दोपहर में भी नहा लेता हूँ मैं, यहाँ रुकता हूँ। अगर वहाँ पे 2 घंटे का या ऐसा कुछ ब्रेक लेता हूँ तो, लेकिन कल लंबा ब्रेक नहीं लिया था तो कल केवल 2 बार नहाया। और इतनी गर्मी में पसीना कितना भी आए, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आप सोचो कि हर बार पानी पीना है, उसके पहले 10-15 मिनट रुको फिर पियो, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कारण से शायद, या सर्दी गर्मी एकदम चेंज हो रहा है मौसम, मुझे कोल्ड हो गया था कल, काफ़ी कोल्ड था, खांसी भी हो रही थी, और खांसी तो रात में भी हुई है बीच बीच में, बट वो सही हो जाएगी। कोल्ड ज़रूर कल थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, तो फिर मैंने एक एंटी एलर्जिक टैबलेट थी मेरे पास, वो खा ली मैंने, सिट्रीजिन। तो आज लग रहा है कि शायद थोड़ा आराम है। मैं कुछ दवाइयाँ लेके आया था अपने साथ, एक्चुअली मैं क्या क्या सामान लेके आया चल रहा हूँ उसका वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि उस दिन वो कॉमन रूम में रखना पड़ा था। दवाइयों में मैंने एंटी एलर्जी की रखी हुई थी, इसके अलावा मैंने कॉम्बीफ्लेम रखी थी, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या कई बार थकने के कारण बुखार भी आ जाता है आपको, तो एंटी इन्फ्लेमेशन टाइप से होती है वो, तो वो अच्छा काम करती है। मैं ट्रैक वगैरह पे जब भी जाता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा किया है उसने, अगर ज़रूरत पड़ी है तो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी लेता हूँ मैं। अभी तक मुझे कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी ये एंटी एलर्जी के अलावा। इसके अलावा मैंने पेन किलर रखी हुई है एक, अगर कभी बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको चलना है या कुछ भी है, या फफूला ब्लस्टर वगैरह वहाँ पे दर्द है, कुछ भी है, तो बोवेरॉन 100 mg। और कभी इनकेस आपका पेट, क्योंकि आप पानी पी रहे हैं तो, या कुछ भी कारण से खाना खाते हैं, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो टेम्प्रेरी तौर के लिए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता सही ना भी हो, तो O2 रखी हुई हैं 4। और ऐसे एक 650 mg पैरासीटामोल भी रखी है साथ में, और शायद 1-2 चीज़ें होंगी, अभी याद नहीं है। मैं खैर कभी अगर सही टाइम मिलेगा, याद नहीं रहती एक्चुअली कभी, नहीं तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या क्या लेके चल रहा हूँ, तो हेल्प करेगा। वैसे कुछ लोग के डले हैं वीडियो, लेकिन ठीक है, मैं वो भी बनाऊंगा। तो ये रास्ता है, अभी तक धूप थोड़ी ठीक ठाक हो गई है और रास्ता भी ठीक ठाक है, तो चल रहे हैं। ये देखिए एक रास्ते में नाग मंदिर छोटा सा, और मैंने देखा है पूरे परिक्रमा के रास्ते में ही देखा है कि जगह जगह नाग मंदिर काफ़ी मिलते हैं, तो नाग मंदिर भी हैं इधर। बाकी जगह मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन इधर तो हैं। ये देखिए कोई सा गांव नज़र आ रहा है आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं जाके थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा। तो ये मैं पहुंच चुका हूं भोयंदर गांव,
और भोइंदर गांव जो है वो चिचली से करीब 6 किलोमीटर है, मुझे अभी पता चला, इसलिए शायद हमें टाइम लग रहा था। और ये सफ़ेद रंग का मंदिर है वो मन कामनेश्वर महादेव मंदिर है, और ये संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये जो है संकट मोचन हनुमान मंदिर, इसमें ये आश्रम है। आश्रम माने क्या करते हैं, हर मंदिर में इधर एक हॉल बना देते हैं और जिसमें कि आप रुक सकते हैं चाहें तो। ये है मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, माताएं पूजा कर रही हैं। और ये है संकटमोचन हनुमान मंदिर। जय बजरंगबली। ये भोइंदर का पंचायत भवन। तो ये भोइंदर गांव है, यहाँ की करीब 2500 के आसपास आबादी है, छोटा सा गांव। ये एक नदी है जो कि आगे जाके कुछ किलोमीटर बाद नर्मदा जी में मिल जाएगी। और अभी एक सज्जन ने जानकारी दी, उन्होंने नदी का नाम भी बताया था, मैं भूल गया। इस नदी में एक्चुअली पानी भी नर्मदा जी का ही आ रहा है, क्योंकि वहाँ से एक नहर खोद के इसमें मिलाई है कहीं पीछे। तो वैसे तो बट हमारी परिक्रमा होती है, उसमें मेन जो नर्मदा जी होती है उन्हें नहीं क्रॉस करना होता है, क्योंकि ऐसे तो क्रॉस नहीं करेंगे कुछ भी तो फिर पहुँचेंगे ही नहीं कहीं। और ये है, मैं भाईंदा से आगे निकल आया हूँ। अब दोस्तों, अगर परिक्रमा पे आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो आप बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि जो प्लेसेस की जियो ट्रैकिंग की है वो बहुत ही घटिया तरीके से की है। हालांकि करते हम लोग ही हैं, तो किसी परिक्रमावासी ने शायद वहाँ से निकलने के बाद अंदाज से कर दी हो या जो भी हो, और गूगल ने अप्रूव कर दिया होगा। तो भाईंदर जो दिखा रहा था चिचली से करीब 3-3.5 किलोमीटर दिखा रहा था, और जहाँ एक्चुअल भाईंदा है उसके मिड पॉइंट पे दिखा रहा था लेफ़्ट साइड में करीब 1 किलोमीटर और चलने पर। तो अगर वहाँ से इसके सहारे में लेफ़्ट साइड में चला जाता तो 1 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ पता नहीं कैसा रास्ता बना के जाना पड़ता या जो भी करना पड़ता, फिर वहाँ से वापस आना पड़ता। और तो ये है, तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कई बार। तो इसलिए यहाँ रास्ते, अब ये गाँव का कच्चा रास्ता है, गाँव जा रहा है। तो क्या किया है लोगों ने कि और भी कई रास्ते कट जाती हैं तो उन्होंने झंडे बांध रखे हैं भगवा कलर की जगह जगह, अधिकतर जगह जो गांव का रास्ता जाता है ऐसा। तो वहाँ पे क्या गाड़ी से या ये बैलगाड़ी से या मोटरसाइकिल से, जैसे भी ट्रैक्टर वगैरह, वैसे गाड़ी तो नहीं चलती इधर, रोड पे ही चलती हैं, बट ट्रैक्टर वगैरह जो भी है तो उससे आके उनने कहीं कहीं जहाँ रास्ता कटता है वहाँ पर अधिकतर जगह झंडे बांध दिए हैं, जिससे कि रास्ता जो है वो पहचान में आ सके कौन सा है परिक्रमा मार्ग। नर्मदेश्वर भाई, कौन सा रास्ता जाता है, ये झंडे वाला? झंडी। तो देखिए यहाँ पर एक रास्ता ये जा रहा है, एक जिससे मैं आया हूँ, और एक ये इधर चला गया, और एक ये इधर चला गया, लेकिन हमें जाना है सामने की साइड। तो आप ऐसा, अगर कोई नहीं है बताने वाला, क्योंकि ऐसे रास्तों पे कम ही मिलते हैं लोग, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, या तो आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। इसलिए लोगों ने ये झंडे लगा दिए, जो कि बहुत अच्छा किया है। आपको अगर दिख रहा हो सामने भगवा कलर का झंडा बोले तो छोटा छोटा कपड़ा बांध देते हैं, झंडे का आकार का वो हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भगवा कलर का अगर कपड़ा बंधा है, छोटा या बड़ा, तो समझ जाइए कि ये रास्ता है परिक्रमा मार्ग, और उस पर आगे बढ़ते रहिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा हरा भरा रास्ता आ गया अभी, क्योंकि अब धूप तेज हो गई है अभी से, और मुंडन कराने के बाद में क्या सीधे सिर पे धूप लगती है, तो और भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैंने सिर ढक लिया अपना, और ये रास्ता जा रहा है। वो भोइंदा में मुझे बताया था कि आगे ब्राह्मण गांव है, और ब्राह्मण गांव वहाँ से 8 किलोमीटर था, जो बताया था। जो बताते हैं उससे कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। तो 8 में से करीब 2 किलोमीटर तो मैं चल लिया आऊँगा आराम से।
और वहाँ पर अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर कि आपको पका हुआ भोजन मिलता है। तो यहाँ पे दो तरह की सेवा होती है, एक अन्न क्षेत्र होता है और एक होता है सदाव्रत। सदाव्रत में क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल दे दिया जाता है, जैसे कि दाल चावल दे देंगे, थोड़ा सा जितने लोग होंगे उसके हिसाब से, या फिर आपको आटा दाल दे देंगे। फिर आप उसे ले जाओ, आगे जाके जंगल या जो भी खुली जगह है वहाँ पे लकड़ी बटोरो और उससे आग जलाओ और आप अपना खुद का बर्तन निकालो जो आपके पास हो और अपना मसाले वसाले उसमें डाल के पकाओ और खाओ। इतना टफ लगता है, उतना होता नहीं है, क्योंकि एक के हिसाब से सोचोगे एक छोटा सा बर्तन चाहिए आपको एक टाइम का बनाने के लिए, उससे ज़्यादा तो बना भी नहीं सकते वैसे भी। और आग चाहिए, पत्थर रख लो जला के और पका सकते हो। दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं अधिकतर लोग, और उसे खा लो। एक ही बर्तन चाहिए, बाकी तो आप वैसे भी लेके चलते हो। लेकिन यहाँ पे देखा नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अधिकतर मैंने देखा एक जगह तो करीब 18-20 लोगों का ग्रुप था, ग्रामीण लोग थे, तो वो ये कर रहे थे, क्योंकि इतना लोग एकोमोडेट होना आसान नहीं होता है एक साथ। उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता होगा, तो खुले में शायद वहाँ रुकना पसंद करते होंगे जहाँ जगह मिल जाए। वो खाना वो सदावत लेके, सदावत की बहुत सारी जगह होती हैं, कई लोग घर से भी देते हैं और लिखा होता है, आप वैसे भी मांग के ले सकते हो किसी से। बट अभी तक तो मैं देखा है कि इतनी जगह मिलती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती अलग से मांगने की, लिखा है वहाँ पे चले जाओ, वो लोग दे देंगे आपको। मेरे पास तो बर्तन है नहीं, तो मैं ट्राई कर नहीं सकता बनाने की, नहीं तो ज़रूर करता एक दिन। वो भी अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता। लकड़ी बटोरना कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए लकड़ी हर जगह आपको मिल जाएंगी, सूखी लकड़ी भी खूब पड़ी रहती हैं, और आपके माचिस से तो जलाना ही बड़ा आसान होता है। कल मैं रास्ते में देखा, एकादशी थी, तो कुछ लोग केला के पेड़ थे, केला की खेती होती है बीच में, तो वहाँ से केला निकाल के एकदम कच्चे केला उन्हें आग जला के उसमें पका रहे थे। बोले हम भून के केला खाएंगे। तो हो जाती है व्यवस्था, कोई कुछ बोलता भी नहीं है, कोई नहीं बोलेगा आपसे। आप परिक्रमावासी हो, अलग दिख जाते हैं, तो आपको ये सुविधा है, तो ऐसा किया जा सकता है। बट अकेले में ये सब करने के लिए आपको और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये साधु सन्यासी हैं, या कम से कम कोई अगर 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली यात्रा कर रहा है तो वो कर सकता है, नहीं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे चलते हैं। प्लान ये है कि ब्राह्मण गांव में जाके दोपहर का भोजन किया जाए, पसीने से भीग जाते हैं तो एक बार स्नान किए जाए। आज शायद थोड़ा सा रेस्ट कर ली जाएगी दोपहर में। फिर उसके आगे हाईवे लग जाएगा, नेशनल हाईवे। तो बोल रहे हैं कि आपको हाईवे पे चलना पड़ेगा करीब 6 किलोमीटर, फिर वहाँ पे दूसरी जगह मिलेगी, वहाँ पे व्यवस्था है। तो वो शाम के लिए रखूँगा मैं, क्योंकि शाम को देखा है लगभग उतने ही चल पाते हैं थकावट के कारण और वैसे भी धूप के कारण। और बहुत ही ज़्यादा खींचोगे आप तो सूर्यास्त हो जाता है, तो आप 8-9 किलोमीटर इसके आसपास ही खींच पाते हो। दोस्तों इस रास्ते से आ रहा हूँ मैं, और कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास और चल लिया हूँ वहाँ से, लेकिन कोई छाँव नहीं मिली मुझे, कोई पेड़ नहीं था, केवल झाड़ियाँ ही थीं। बहुत थक गया हूँ, बहुत तेज़ धूप है। इस वक्त 10 ही बज रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप है। और ये रास्ता इधर से जाता है, पता नहीं अगर वो 8 किलोमीटर बोल रहे थे वो सही है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास ही और होना चाहिए। सामने एक पहाड़ी पर मंदिर भी दिख रहा है। अगर ये औंधा भी नहीं है तो मैं अलग से तो नहीं जाऊँगा यहाँ पे देखने क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है काफ़ी टाइम बाद। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ के विश्राम करूँगा। पानी पीने के लिए भी कुछ रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ी तो मैं झोंपड़ी के अंदर भी जाके बोल के बैठ सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ 10 मिनट विश्राम किया जाएगा अभी। पत्ते आपको थोड़ा थोड़ा हिलते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो नाम के ही हिल रहे हैं, हवा नहीं चलती है। पता नहीं क्यों हवा चलती ही नहीं है, धूप तेज़ होती है बहुत और हवा नहीं चलती है। रास्तों में छाँव नहीं है, पेड़ नहीं है। ये नीम का पेड़ शायद इसलिए लगा है क्योंकि आपने झोंपड़ी उनने लगाया होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये पैर पे निशान पड़ गए चप्पल के। यहाँ पे पथरीला सा ये घास पस्सी डली है, तो यहीं बैठ गया। फिर मैं यहाँ पानी का ये रखा है, तो थोड़ा सा अभी पानी पीऊँगा थोड़ा और फिर आगे बढ़ूँगा।
पानी तो क्या है कि लेके भी चलते हैं तो गर्म हो जाता है धूप से, तो अगर पानी मिल जाता है कहीं तो ज़्यादा अच्छा है पीने में। ग्रामीण लाइफ देखिए, इनकी झोंपड़ी है, आसपास कुछ भी नहीं है। ये रास्ते में छोटा सा एक मंदिर है, मैं एग्जैक्टली समझ तो नहीं पाया हूँ किसका मंदिर है। तो नाग देवता बनी है और एक और कोई भी है, और उसके सामने ये फसल हो रही है कुछ, जो कि पत्ते तो दिखने में लग रहे हैं पपीते जैसे, लेकिन फल पपीते के नहीं है, ये कुछ और ही उग रहा है इसमें। क्या है ये तो पता नहीं, आगे कोई मिलेगा तो पूछूंगा। जूम हो नहीं रहा है, ठीक है। ये देखिए इधर भी यही खेती हो रही है। कुछ तो है। तो यहाँ से ब्राह्मण गांव का जो आश्रम है जहाँ जाना है मुझे, वो अभी 3.3 किलोमीटर है, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले 3 किलोमीटर होना चाहिए था। तो कारण ये है कि अभी आने वाला है 1 किलोमीटर में नंदगांव, और ये एरिया यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पहले ऑलरेडी बोर्ड लगा था वेलकम टू ब्राह्मण गांव, तो वो उसकी पंचायत लगती है। तो मार्किंग होती हैं या लोग बताते हैं, वो पंचायत के एरिया से बता देते हैं शायद, इसलिए वो एग्जैक्ट दूरी पता नहीं चलती है। अगेन जिगजैग है, इधर से पूरा वहाँ से घूम के आ रहे हैं, ये घाट के किनारे साइड जा रहेंगे, और फिर यहाँ से अगले पड़ाव के लिए फिर से घूम के रोड की साइड जाएंगे, जो कि मैया से 4-5-6 किलोमीटर शायद दूर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चलना पड़ रहा है डैम के कारण शायद। तो अभी अच्छी बात यह है कि इधर पता नहीं आगे कैसा है, बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छाँव है, नहीं तो बिल्कुल बीच में तो 3 किलोमीटर तक एक सिंगल पेड़ नहीं था यहाँ पे बैठ पाएँ। फिर एक पेड़ मिला जहाँ पे बताया था बैठा, उसके अभी 2.5-1 किलोमीटर आ गया मैं इधर। तो यहाँ पे फिर एक जगह पेड़ मिले, काफ़ी सारे पेड़ थे, और एक साइड पेड़ थे, एक साइड गन्ने की खेती हो रही थी, एक साइड और आम का पेड़ था, उसके नीचे एक किसान था जिसके मक्के की खेती हो रही थी खेत में, उसने वहीं पर सेवा का वो लगा रखा था, नीचे ज़मीन पे फर्श बिछा रखा था और चाय वगैरह बना रहे थे वो। तो उन्होंने बोला, तो चाय तो बहुत पी चुका था, मैं नहीं पीनी थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, ठंडक थी वहाँ, कि मैं वहाँ बैठा। तब जब मैंने पूछा कितना दूर है, तो उन्होंने बोला अभी तो 3 किलोमीटर से ऊपर है, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि शायद 1-1 किलोमीटर बचा होगा तो क्यों बैठना, लेकिन जब 3 के ऊपर सुना तो फिर बैठ गया। 10-15 मिनट आराम से बैठा वहाँ, रेस्ट किया, और अब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद 1 बज जाएगा आश्रम पहुँचते पहुँचते। उम्मीद है कि भोजन तब तक उपलब्ध होंगे, ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए। अगर हो जाएगा तो ठीक, जैसी मैया की आज्ञा। चलिए चलते रहिए, धूप फिर से आ गई। ये नंदगांव स्कूल है, और इधर नर्मदे हर बाबा, ये नंदगांव गांव है छोटा सा, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ब्राह्मण गांव है। ये हम धीरे धीरे अब जो है तट की ओर जा रहे हैं, नर्मदा जी की ओर, घूम के इधर से उधर, उधर से उधर, और उसी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब्जी हैं जिनके लिए मंदिर बन रहा है, और ये घाट है, ब्राह्मण घाट, ब्राह्मण गांव घाट। ये ब्राह्मण गांव है, तो ये ब्राह्मण गांव घाट है। और बोल रहे हैं काफ़ी बड़ा घाट था, जो कि पानी बढ़ने की वजह से नीचे आ गया। बाकी यहाँ पर जो एक कमरा बनाया हुआ है रुकने के लिए, बड़ा हॉल, उस पर ऊपर शेड की हुई है, तो वो लोहे की टीन शेड की हुई है, तो वो इतनी ज़्यादा तप रही है धूप की वजह से ये कि उसमें बैठना मुश्किल हो गया है। तो मैं थोड़ा आगे जाके देखूँगा कहीं रुकने की जगह अगर है मंदिर वगैरह, तो वहाँ पे विश्राम करूँगा थोड़ी देर,
और यहाँ के बारे में पूछा मैंने कि इसे ब्राह्मण गांव क्यों बोलते हैं, तो दो लोगों से दो अलग अलग कहानी सुनने को मिली। तो एक अम्मा थी, उनसे पूछा तो उनने बताया कि यहाँ शुरू में पूरे ब्राह्मण ही रहते थे, तो इसलिए इसे ब्राह्मण गांव बोलते थे। और जब यहाँ पे भोजन कर रहा था मैं, तो उनसे पूछा बाबा से, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, इसलिए बोले ब्राह्मण गांव बोलते हैं। और ऊपर मंदिर भी है, तो मैंने पूछा ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो बोले नहीं, शिव जी का मंदिर है। तो ऐसे अलग अलग वर्जन इसी गांव से ही मिले, 10-20 कदम की दूरी पर। तो पता नहीं जो भी कारण हो, लेकिन इसका नाम ब्राह्मण गांव ही है। आगे मैंने और एक सज्जन से पूछा, तो उनने बताया कि यहाँ ब्रह्मा जी ने शिव जी की तपस्या की थी, इसलिए शिव जी का मंदिर है और इसीलिए इसे ब्राह्मण गांव के नाम से जाना जाता है। तो मेजॉरिटी वर्जन यही है और हमें यही मान के चलना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। पार्ट 1 नर्मदे हर।